नमस्कार साथियों, मैं एक बार फिर से आप लोगों का उड़ान के मंच पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने भाषा के बारे में देखा था और अयोगवाह के बारे में, स्वरों के बारे में पढ़ा था। तो अयोगवाह की बात करते हैं हम। आगे की क्लास में चलते हैं, देखते हैं आज क्या है। देखिएगा, जब हमने देखा था अंतिम बिंदु हमने देखा था अयोगवाह। अयोगवाह दो थे। एक क्या था? एक तो था अनुस्वार, जिसको हम इस निशान से दर्शाते हैं, और दूसरा था आपके पास में विसर्ग। दूसरा क्या था? विसर्ग। अब मैं आप लोगों को जो चीज बताने जा रहा हूँ, दोबारा इसको बताने की जरूरत इसलिए है क्योंकि हम आगे की क्लास में आज कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करके उसके बाद में व्यंजनों पर बातचीत करेंगे। अयोगवाह से रिलेटेड कुछ एक जानकारियां हैं, उनके बारे में हम पहले एक बार देख लेते हैं, फिर आगे की क्लास में चलते हैं। तो देखिएगा, ये जो विसर्ग होता है, इस विसर्ग का उच्चारण ध्वनि जो होती है वो निकल करके आती है। जैसे कि मैं यहाँ पर प्रातः शब्द के आगे विसर्ग जोड़ देता हूँ, तो हम इसको कैसे उच्चारित करेंगे? हम उच्चारित करेंगे प्रातः। क्या करेंगे? प्रातः। तो यानी इसकी जो उच्चारण ध्वनि होती है वो कैसी आती है? वो आती है के निकल करके। तो ये इससे रिलेटेड जानकारी है। अब यहाँ बात करते हैं अनुस्वार की बात। तो देखिएगा, एक तो होता है ये वाला निशान, आपने देखा होगा, और एक होता है ये वाला निशान। ये दो निशान आपने देखे हैं और अधिकतर बच्चे इन दोनों निशानों में कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा अनुस्वार है और किसे हम अनुनासिक कहें। तो मैं इस कंफ्यूजन को थोड़ा सा दूर करना चाहता हूँ, इसलिए आपको मैंने दोबारा रिपीट करवाया है, एक बार बताया है। देखते हैं क्या फर्क होता है। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि देखिएगा, ये जो निशान होता है इसको हम अनुस्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। और ये जो होता है उसे हम बोलते हैं अनुनासिक। क्या बोलते हैं? अनुनासिक। अनुस्वार और अनुनासिक। अब अनुस्वार अनुनासिक में फर्क क्या होता है, अंतर क्या होता है, वो देखते हैं। एक बार चलते हैं आगे। मैं इसको रब कर देता हूँ साफ कर करके। एक बार दोबारा यहाँ पे टॉपिक डालता हूँ, अनुस्वार व अनुनासिक में अंतर। मित्रों, रेगुलर क्लासेस जो चलती है उनमें में भी आपको इनके बारे में बताया गया होगा, मगर मैं यहाँ बताता हूँ आपको कि अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर क्या होता है। देखिएगा कि ये जो अनुस्वार होता है, यहाँ लिख रहा हूँ, अनुस्वार व्यंजन ध्वनि होती है। कौन सी ध्वनि होती है? व्यंजन ध्वनि होती है। ये अपने आप में व्यंजन माना जाता है, व्यंजनों के साथ में जुड़ता है, इसलिए इसको क्या माना जाता है? व्यंजन ध्वनि माना जाता है। अनुस्वार व्यंजन ध्वनि है। तथा अंतर देख रहे हैं हम, अंतर अभी पता लग जाएगा। तथा अनुस्वार का उच्चारण केवल नासिका से होता है। किससे होता है? नाक से होता है। अनुस्वार का हम जब भी उच्चारण करेंगे तो ध्वनि कहाँ से निकलेगी? हमारे नाक से निकलेगी। हमारी जो वायु है वो कहाँ से निकलेगी? उच्चारण वायु वो निकलेगी नाक से। अब देखते हैं, मैंने यहाँ पे केवल शब्द का प्रयोग किया है, उसके बारे में आगे पता लग जाएगा आपको। दूसरी पंक्ति में ही, इस पंक्ति में पता लग जाएगा कि अनुनासिक जो होता है, अनुनासिक सभी स्वरों के साथ जुड़ता है।
तथा इसका उच्चारण नासिका व मुख दोनों से होता है। इसका उच्चारण नासिका व मुख दोनों से होता है। तो ये हमने देखा कि अनुस्वार और अनुनासिक में क्या फर्क होता है। देखिएगा, अनुस्वार व्यंजन ध्वनि होता है, पूर्णतः एक व्यंजन वर्ण के साथ योग होता है इसका, तथा अनुस्वार का उच्चारण केवल मात्र नासिका से होता है। सिर्फ जब भी हम इसका उच्चारण करेंगे तो उच्चारण वायु जो है वो नाक से निकलेगी। जबकि अनुनासिक जो होता है उसका योग सभी स्वरों के साथ होता है तथा इसका उच्चारण नासिका व मुख, नासिका व मुख, मैंने यहाँ केवल लगाया था, उसका मतलब यहाँ पता लग गया होगा कि नासिका और मुख से होता है। अब देखते हैं, देखिएगा, इनका प्रयोग करते हैं उस समय बड़ी सावधानी की आवश्यकता होती है। जैसे मैं यहाँ बताता हूँ, जैसे मैंने देखो ये लिखा हस, और एक और यहाँ और लिखता हूँ इसी तरीके से हस। अब इनके ऊपर अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग मात्र से, हिंदी भाषा कहते हैं ना कि हिंदी में बिंदी भी बड़ी काम की होती है, तो वो बिंदी वाली बात है यहाँ पर कि अनुस्वार और अनुनासिक का अगर हम सम्यक यानी ठीक प्रकार से प्रयोग नहीं करते हैं तो अर्थ बदल जाता है। देखिएगा, मैंने इसके ऊपर लगाया अनुस्वार, तो ये क्या बना, हंस बना। हंस एक पक्षी है तो हंस बन गया। अब यहाँ देखते हैं इसके ऊपर मैं अनुनासिक लगा देता हूँ, यानी कि चंद्र बिंदु लगा देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, हस। क्या बन जाएगा, हस। एक क्रिया हो गई, हंसने की जो क्रिया होती है वो बन गया, और यहाँ पर ये किसी पक्षी का नाम हो गया। तो एक बिंदु मात्र से कितना फर्क पड़ता है वो आप लोगों के सामने है। तो अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग करते समय हमें ये सावधानी आवश्यक होती है कि हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, और शुद्ध अशुद्ध जो प्रश्न आपके आते हैं उनमें भी इनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो हमने अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में जो अंतर था वो हमने देख लिया है, आपके लिए जानना जरूरी था, मैंने बता दिया। अब आगे चलते हैं हम, हमारी वर्णमाला का जो दूसरा तत्व है, वर्णमाला का दूसरा तत्व है, हमने पहला तत्व तो पढ़ लिया, स्वर। अब देखते हैं हम वर्णमाला का तत्व दूसरा, नंबर 2 पर, तो वो देखते हैं कौन सा है, व्यंजन। क्या है, व्यंजन। अब क्या होता है व्यंजन, तो उसके बारे में हमने पहले देखा था। एक उदाहरण मैंने आप लोगों के सामने रखा था कि हमने एक फूल माला खरीदी थी और उसमें कुछ एक 44 एक फूल थे ना, और उन फूल में कुछ हजारे थे तो कुछ गुलाब थे। गुलाब के बारे में हम पढ़ चुके, यानी कि स्वरों के बारे में हम पढ़ चुके। यहाँ बात करते हैं हम हजारे की। तो मैंने हजारे के साथ एक उदाहरण दिया था आपको, एक चीज बोली थी कि हजारा जो होता है उसको अपनी सुंदरता दिखाने के लिए किसी अन्य फूल की सहायता लेनी पड़ती है, जैसे कि गुलाब की ली थी। इसी तरीके से जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन को उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता आवश्यक होती है। व्यंजन को उच्चारण के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। अगर किसी व्यंजन के साथ स्वर जुड़ा हुआ नहीं है तो उस व्यंजन को उच्चारित करने में समस्याएं आएगी, वो उच्चारित होना संभव नहीं है। जिस प्रकार की हम ध्वनि चाहते हैं उस प्रकार की ध्वनि निकल नहीं पाएगी। आगे देखते हैं, स्वर के अभाव में
स्वर के अभाव में व्यंजन हलंत होता है। हलंत का निशान हम इस तरीके से लगाते हैं, हलंत होता है, अर्थात हलंत होता है। तो व्यंजन स्वर के अभाव में व्यंजन हलंत होता है अर्थात स्वर रहित होता है। तो ये व्यंजन से रिलेटेड एक परिभाषा है जो आप लोगों के सामने रखी है। अब देखते हैं कि व्यंजन होते कितने हैं। तो जब हमने फूलमाला पिरोई थी तो उस समय हमने देखा था कि कितने फूल थे। सामान्यतः हमने कितने फूल देखे थे? 33, है ना। कौन से? हजारे के। हमने देखा था ना कि 11 तो क्या थे? गुलाब थे, यानी कि स्वर थे, और 33 क्या है हमारे? हजारे थे। तो व्यंजन कितने हुए? 33 हुए। मगर इससे रिलेटेड भी कुछ एक है कि बहुत से बच्चों के कहते हैं कि बोले जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो कहाँ जाएंगे, वो किस में गिने जाएंगे? उच्छिप्त होते हैं वो कहाँ गिने जाएंगे? तो उनसे रिलेटेड मैं बता देता हूँ, उस कंफ्यूजन को दूर कर देता हूँ कि देखिएगा, सामान्यतः व्यंजन 33 होते हैं। सामान्यतः व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं, किंतु कुल व्यंजन 39 माने गए हैं। सामान्यतः व्यंजन 33, किंतु कुल व्यंजन कितने? 39, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। मैं आपको एक एक डिस्क्राइब करके बता दूंगा। मगर आपको परीक्षा में इस चीज का ध्यान रखना है कि वो आपको व्यंजन पूछ रहा है, सामान्यतः व्यंजन पूछ रहा है, कुल व्यंजन पूछ रहा है। तो उस हिसाब से आपको ध्यान पूर्वक प्रश्न को पढ़ना है तथा ऑप्शंस जो है आपके सामने विकल्प दे रखे हैं, उन विकल्पों को सावधानी पूर्वक देख करके आपको उत्तर देना है। यह सावधानी वाली बात है। अब यहाँ से बनने वाले जो प्रश्न है वो यहाँ से बन जाते हैं, इस लाइन से। एक यहाँ से बन जाएगा, एक बन जाएगा यहाँ से, और इससे भी बनना चाहे तो बन सकता है। अब आगे चलते हैं। ये व्यंजन से रिलेटेड हमने परिभाषा देख ली है। व्यंजनों की परिभाषा के बाद में हमने इनकी संख्या कितनी है उनके बारे में हम देख लिए। अब आगे हम चलते हैं और व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं, और व्यंजन कितने भागों में बांटे गए हैं उनके बारे में देखते हैं। देखिएगा, व्यंजनों को हमने 4 भागों में बांटा है। व्यंजनों को हमने कितने भागों में बांटा है? व्यंजनों को व्यंजन 4 भाग में विभक्त है। अब 4 भाग कौन कौन से हो गए उनके बारे में बातचीत कर लेते हैं। एक बार छोटा सा मैं यहाँ पे डायग्राम बना करके आपको बता देता हूँ, फिर पार्टिकुलरली एक एक पर बातचीत करेंगे कि क्यों कहा जाता है, कितने होते हैं, उन सभी बिंदुओं पर बातचीत करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन्हें हम उदित व्यंजन भी बोलते हैं और जिन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं, और वो व्यक्ति कौन है? वो है स्पर्श व्यंजन है। आगे चलते हैं दूसरा। तो स्पर्श व्यंजन के बाद में हम जो वर्गीकरण देखते हैं वो देखते हैं अंतस्थ। स्पर्श के बाद में अंतस्थ। अंतस्थ के बाद में हम देखते हैं तो ऊष्मीय, जिन्हें ऊष्मीय भी बोला जाता है, ऊष्मीय व्यंजन बोला जाता है, साथ के साथ ऊष्माण भी बोला जाता है। क्या? ऊष्माण भी बोला जाता है इन्हें, ऊष्मीय व्यंजन या ऊष्माण व्यंजन।
और अंत में जो आता है नंबर 4 पर, वो आता है उत्क्षिप्त। कौन से? उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त जो व्यंजन है उनके बारे में हम जानकारी बटोरते हैं। तो ये देखिएगा, स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो संख्या में होते हैं 25। हम जो 39-33 का जो वर्गीकरण था उसको एक बार यहीं पे समझ लेते हैं। फिर अंतस्थ जो होते हैं संख्या में कितने होते हैं? 4। और उसमें जो व्यंजन होते हैं वो भी संख्या में कितने? 4। और जो उत्क्षिप्त जो होते हैं वो भी संख्या में कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं हम आगे देखेंगे, एक एक बार इनके आराम से जानेंगे। इनको हमें रटना नहीं, हम समझ करके जानेंगे कि इनको स्पर्श क्यों कहा जाता है, इनको अंतस्थ क्यों कहा जाता है, इनको ऊष्माण क्यों कहा जाता है और इनको उत्क्षिप्त क्यों कहा जाता है। तो एक बार इनका टोटल करते हैं, कितना होता है देखिएगा, 25 प्लस 04 प्लस 04 प्लस 02। तो एक बार इनका टोटल करके देख लेते हैं। देखिएगा 25 या 4 4 8 और 2 10, और 10 और 25 कितने हो गए? 10 और 25 हो गए 35। अब 4 और बच जाते हैं ना, 39 करते हैं तब, और सामान्यतः देखते हैं तो उत्क्षिप्त को हटा देते हैं तब कितने हो जाएंगे? 33 हो जाएंगे। सामान्यतः 33 हो जाएंगे और संपूर्ण देखते हैं तो 39 हो जाएंगे। उसमें कौन से आ जाएंगे? और आ जाएंगे इसमें संयुक्त व्यंजन, प्लस कौन से? 4 संयुक्त भी इसमें आ जाएंगे। और इस तरीके से हमारे कितने हो जाएंगे? ये 35 4 39। टोटल कितने हो जाएंगे? कुल कितने हो जाएंगे? 39 हो जाएंगे। तो यहीं से समझने की बात है, सामान्यतः आपसे पूछता है तो कितने हो जाएंगे? 33 हो जाएंगे। उत्क्षिप्त को अलग निकाल देंगे, फिर उत्क्षिप्त इसमें ऐड कर देंगे और साथ के साथ संयुक्त व्यंजन और ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? 39 हो जाएंगे, 39 हो जाएंगे। तो यहाँ तक का तो हमने देख लिया है। अब एक बार से इनको शुरू करते हैं, एक एक को शुरू करते हैं। स्पर्श व्यंजन को सबसे पहले लेते हैं, फिर अंतस्थ को, फिर उसमें को, और उसके बाद में उत्क्षिप्त को। इनको क्यों कहा जाता है उनके बारे में बातचीत करते हैं। तो देखिएगा, जो स्पर्श व्यंजन है यानी कि उदित व्यंजन, या इनको हम वर्गीय व्यंजन के नाम से भी बोल सकते हैं, पुकार सकते हैं। क्यों कहा जाता है? यहाँ पे मैं लिखता हूं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श ऑब्लिक उदित और वर्गीय व्यंजन। स्पर्श उदित वर्गीय तीनों एक ही है, और इनको क्यों कहा जाता है उनके बारे में बातचीत करते हैं। देखिएगा, जब भी हम स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, ये संख्या में कितने बताए थे मैंने? ये संख्या में मैंने 25 बताए थे। इनको वर्गीय व्यंजन बोला जाता है क्योंकि ये जितने वर्ग हैं, हम जब भी वर्णमाला पढ़ते हैं तो वर्णमाला में कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं, यानी 5-5 के जोड़े के कितने हैं? 5 हैं। और हम जब भी उनका उच्चारण करते हैं तब हमारी जो प्राण वायु है, उच्चारण की जो वायु है, वो किसी एक निश्चित स्थान को छू करके जरूर बाहर आती है। यानी कि जब भी हम उनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा एक उच्चारण स्थल पर पूर्णतः टच करती है, स्पर्श करती है, इसलिए उनको स्पर्श व्यंजन बोला जाता है। उदित क्यों बोला जाता है उसके बारे में बातचीत करेंगे, और वर्गीय क्यों बोला जाता है उनके बारे में बातचीत करेंगे। मैं एक बार पहले यहाँ लिख देता हूँ। देखिएगा, क, ख, ग, घ और न। उसके बाद में च वर्ग, च, छ, ज, झ और ञ। उसके बाद में ट, ठ, उसके बाद में ड, ढ, न, त, थ, द, ध,
न और प, ह, ब, ह और म। अब देखिएगा प्रत्येक पंक्ति में आपको 1 2 3 4 और 5 कितने 5, इसमें भी 0 5, इसमें भी 0 5, इसमें भी 0 5 और इसमें भी 0 5। अब यहाँ हम इनका टोटल करते हैं तो कुल निकल करके आ जाते हैं हमारे पास में 25। इसलिए इनकी संख्या कितनी मानी गई है 25 मानी गई है। अब देखिएगा वर्गीय, क्योंकि प्रत्येक का वर्ग है इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन बोला जाता है। और उदित इसलिए बोला जाता है कि इनके जो शुरू के जो वर्ण हैं क च ट त प, ये प्रत्येक प्रथम वर्ण अपने पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। पहला वर्ण आने वाले जो पीछे वाले जो 4 हैं उन सबका प्रतिनिधित्व करता है। जिस प्रकार से एक सेना की टुकड़ी में आगे आगे खड़ा सेना नायक पूरी सेना की प्रतिनिधित्व करता है, उसी प्रकार से ये आगे आगे खड़ा है और पूरी सेना का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है उदित, यानी कि सर्वप्रथम आपको दिख रहा है। इसके लिए यहाँ पे एक छोटी सी ऐसे लिखा भी जाता है कु चू टू पु। ये आपको संस्कृत वाले जो क्लासेस है उनमें आपको बताया जाएगा और आपने पढ़ा भी होगा सुना भी होगा कुचुटु तुपु, यानी केवर्ग चेवर्ग तेवर्ग तेवर्ग और पैवर्ग। ये सारी चीजें कहाँ हैं इसमें, ये वर्गीय व्यंजन जो है उनमें आपको देखने को मिलती है। अब आगे चलते हैं, ये जो है इनको स्पर्श व्यंजन क्यों कहा जाता है मैं उसकी परिभाषा आपको यहाँ पर लिख करके बता देता हूँ। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा एक निश्चित उच्चारण स्थल पर पूर्णतः स्पर्श करती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर आगे चलते हैं, तो ये हमने देखा कि उदित व्यंजन वर्गीय व्यंजन और स्पर्श व्यंजन के बारे में हमने जानकारी बटोर ली है। और ये 25 होते हैं, ये 25 के 25 आपके सामने लिखे हुए हैं। यहाँ मैंने सबको हलंत लगाया, देखिएगा सबके ध्यान देखिएगा कि यहाँ सारे के सारे हलंत है, अर्थात ये सारे के सारे स्वर रहित हैं। स्वर योग होने के बाद में पूर्णतः वर्ण के रूप में ये बन करके सामने आते हैं, नहीं तो प्रारंभिक रूप में व्यंजन स्वर रहित ही हुआ करते हैं। जैसे कि अक्षर की बात करते हैं ना, अक्षर अक्षर, तो वो अक्षर इन्हीं को कहा जाता है, इनके और अधिक टुकड़े हम नहीं कर पाते हैं। स्वर होता है वो भी अक्षर होता है, क्योंकि हम उनके भी टुकड़े नहीं कर पाते हैं। तो ये इसी चीज के लिए इनको बोला जाता है। तो ये देखिएगा अंतिम जो 5 वर्ण हैं, पंचम वर्ण जिनको कहते हैं, ये अंतिम के जो 5 वर्ण हैं, ये इनका उच्चारण जो है वो नासिका से होता है, नासिका अनुस्वार नासिका से होता है, यमंगना नाम नासिका। तो ये जो है इनका भी उच्चारण स्थान का है नासिका से, जैसे कि हमने अनुस्वार का देखा था। आगे चलते हैं और दूसरा वर्गीकरण जो है इसका अंतस्थ, उसके बारे में जानकारी देखते हैं। अंतस्थ जो होते हैं उसके लिए अलग अलग मत हैं। अगर हम संस्कृत भाषा के हिसाब से देखते हैं तो संस्कृत भाषा में माहेश्वरी सूत्रों के बारे में आपने जानकारी देखी होगी। और माहेश्वरी सूत्रों का जो क्रम है उसमें पहले स्वर आते हैं, उसके बाद में अंतस्थ आते हैं और उसके बाद में फिर अन्य व्यंजन आते हैं। तो वहां पर
स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित होने के कारण इनको अंतस्थ कहा गया है। दूसरा, इनके बारे में अगर और देखें कि इनको अंतस्थ क्यों कहते हैं, तो जब भी हम इनका उच्चारण करते हैं तो जो प्राण वायु है, उच्चारण वायु है, वो निर्बाध रूप से, मतलब जिह्वा कहीं भी टच नहीं करती है और हवा जो उच्चारण है वो बाहर आ जाता है। हवा जो है बिना किसी अवरोध के बाहर आ जाती है। और एक इनके लिए कि जब भी हम इनका उच्चारण करते हैं, इन चारों वर्णों का, अंतस्थ का, जब हम उच्चारण करते हैं तब आप गौर से अगर ठीक प्रकार से उच्चारण कर रहे हैं तो आप देखिएगा कि आपका जो ये वाला हिस्सा है आपके शरीर का, नाभि के आसपास वाला, उसमें थोड़ा सा ऐसे पीछे जाता है, यानी कि प्राण वायु जो है वो यहाँ से उत्पन्न होने के, इसके लिए इनको अंतस्थ भी कहा जाता है। अंतस्थ जो है ये संख्या में कितने, देखिए इनके बारे में लिखते हैं। जब अंतस्थ वर्णों का उच्चारण करते हैं तब प्राण वायु, यानी उच्चारण के लिए जो वायु है, प्राण वायु निर्बाध रूप से बाहर निकलती है। इसलिए इनको अंतस्थ कहा जाता है। दूसरा कि संस्कृत के हिसाब से देखा जाए तो स्वर और व्यंजन के बीच में होते हैं, इस वजह से इनको अंतस्थ कहा जाता है। अंतस्थ संख्या में हमने देखे थे कितने होते हैं। अंतस्थ हमारे यहाँ पर संख्या में देखते हैं, अंतस्थ 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? तो 4 होते हैं, य, र, ल, व। इनके बारे में एक जानकारी है, मैं बता देता हूँ कि जब हम हिंदी की बात करते हैं तो ये इनका कर्म होता है, और जब हम संस्कृत में पहुंच जाते हैं, माहेश्वरी सूत्रों की तरफ बात करते हैं, तब आपने एक तरीके से देखा होगा सूत्र, माहेश्वरी सूत्रों में। तो यहाँ पर यह व पहले आता है, र, और फिर यहाँ के जो अंतिम नगण्य होता है, और फिर लण जो हो उसका लय आ जाता है। इस तरीके से इनका कर्म क्या होता है संस्कृत भाषा में होता है य, व, र, ल। एग्जामिनर चाहे तो बना सकता है प्रश्न, सामान्यतः कर्म होता है इस तरीके से, और नहीं भी चाहे तो नहीं बनाए, इतनी बारीकी में नहीं जाना चाहे तो, मगर जो जानकारी थी यहाँ पर आपको बतानी थी वो मैंने बता दी है। अब इसको याद करने का है कि हिंदी हमारी राजभाषा है, और हम उसको क्या करते हैं, हम उसको लव करते हैं, प्यार करते हैं। ये आपको याद रह जाएगा कि हिंदी हमारी कौन सी भाषा है, राजभाषा है, और हम उसको प्यार करते हैं, लव करते हैं। तो आपको ये याद रह जाएगा किस तरीके से कि हिंदी में इसका वर्गीकरण, जो क्रम है वो किस तरीके से है, और संस्कृत में इसका वर्गीकरण है वो किस तरीके से है। आगे चलते हैं। अंतस्थ के बारे में हमने बातचीत तो कर ही ली है, और अब हमारे पास में बचते हैं उसमें व्यंजन और उक्षिप्त व्यंजन, जिनके बारे में हम हमारी आने वाली जो क्लास है उसमें पढ़ेंगे, उसमें इनके बारे में जानकारियाँ बटोरेंगे। तो आज की क्लास के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। आपका प्यार इसने हमें इसी तरह देते रहें, और किसी बिंदु पर अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं या कहीं पर कुछ गड़बड़ गलती होती है, आपको आवाज़ नहीं आ रही है, और भी कोई इशू, शिक्षण संबंधी कोई भी समस्या हो, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक करें और आपके मित्रों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं, शेयर करें।
एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।